प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मालती जोशी जी की लिखी कहानी वह भला सा आदमी। अभी नई दुनिया के दीपावली विशेषांक में मेरी कहानी छपी है, बेटियाँ। एक पाठक ने पूछा कि आपकी कहानियों में एक भला सा, सज्जन सा, समझदार सा पुरुष पात्र हुआ करता था, वो इस बार गायब क्यों है? क्या उत्तर दूँ मैं? वो भला सा आदमी मेरी जिंदगी से ही गायब हो गया है। कहानी बेचारी की क्या बिसात। कहानियां तो अब तक दर्जनों लिख चुकी हूँ, पर जब अपनी ही लिखने बैठी हूँ तो और छोर ही पता नहीं चल रहा, किसी बात का सिरा ही पकड़ में नहीं आ रहा। तो फिर शादी से ही शुरू किया जाए। अपने परिचय में मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं आम मध्यम वर्गीय कन्याओं की तरह पली बढ़ी और ब्याही गई। उसमें असाधारण या रोमांचक कुछ भी नहीं था। औरों से हटकर एक ही बात थी कि मैं उन दिनों गीतकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध थी, पर आम भारतीय ससुराल नई बहू की लोकप्रियता नहीं झेल पाते। घर में तो हमेशा मेरे गीत संगीत को सराहा ही गया। मेरे जेठ जी तो मेरी कहानियां पढ़कर इतने गदगद हो जाते कि उनकी आंखें भर आती थी। आज भी जब ग्वालियर में मेरा कोई कार्यक्रम होता है तो पूरा परिवार मुझे सुनने, मेरा सम्मान देखने पहुंच जाता है। पर परिवार में कुछ दूर पास के खलनायक किस्म के रिश्तेदार भी होते हैं। एक महाशय तो मुझे हमेशा साहित्यिक जी कहकर ही बुलाया करते थे। उस कहने में व्यंग साफ झलकता था, पर वे इतने बुजुर्ग थे कि उनसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था। ये बात अलग है कि बाद में मैं मेरी लेखनी के सचमुच कायल हो गए थे। हाँ, तो बात शादी की हो रही थी। एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने छूटते ही मेरी सास से कहा था कि जीजी, अब आपका ये बेटा आपकी बहू के नाम से जाना जाएगा। मेरा जी धक से रह गया। मैं नहीं जानती कि कहने वाले की मंशा क्या थी। मेरी सास की प्रतिक्रिया क्या थी ये मुझे बाद में पता चला, पर मैं बहुत बेचैन हो उठी। उन दिनों श्रीमान जी की नौकरी की निचली सीढ़ी पर थे, यानी कि जूनियर इंजीनियर थे। मुझे डर लगा कि अगर इनके मन में हीन भावना ने घर कर लिया या इनके अहम ने सिर उठा लिया तो मेरी गृहस्थी तो चौपट हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि यही कारण रहा होगा, पर यह भी एक कारण था कि विवाह के बाद मेरी काव्य धारा एकदम सूख गई। नए परिवेश को आत्मसात करने में ही मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो रही थी। तिस पर वज्र देहात का निवास, घर में बूढ़ी सास, 2 छोटे बच्चे, सीमित आय और बेशुमार मेहमान। कविता के लिए कोई माहौल था ही नहीं। कल्पना के आकाश से मैं एकदम यथार्थ की ठोस धरती पर आ गई थी। पहले 10 साल बड़ी कश्मकश में गुजरे। ये नहीं कि एकदम कलमबंद हड़ताल रही हो। इक्का दुक्का व्यंग लिखे, रेडियो के लिए वार्ताएं लिखी, राम कथा पर आधारित कुछ गीत भी लिखे। फिर भी इस समय को मेरे साहित्यिक जीवन का अकाल पर्व कहा जा सकता है। उन दिनों हम लोग जौरा में थे। पिक्चर देखने मुरैना जाना पड़ता था। एक बार हम लोगों ने अनुराधा देखी। मैं तो अभिभूत ही हो गई। रविशंकर का स्वर्गिक संगीत, लता का अमृत स्वर, बलराज साहनी का सशक्त अभिनय, बेजोड़ कथानक। बहुत कम फिल्में इतने गहरे तक छूती है। लौटते समय पूरे रास्ते में वे गीत गुनगुनाती रही। ये चुप चुप से थे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तो पिक्चर में ही खोई हुई थी। पर रात को भी देखा कि ये सोए नहीं हैं, छत की कड़ियां ताक रहे हैं। तब खटका हुआ। क्या बात है? मैंने पूछा। वे शायद मेरे प्रश्न की प्रतीक्षा में ही थे। उदास स्वर में बोले, आज की फिल्म ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। देखो, तुमने अगर दोबारा लिखना शुरू नहीं किया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी प्रतिभा मेरी गृहस्थी में दफन हो जाए ये मुझसे सहन नहीं होगा। तुम्हें लिखना ही होगा। लिख तो रही हूँ। ये भी कोई लिखना है? ईमानदारी से बताओ, क्या तुम अपने लिखे से संतुष्ट हो? अब संतुष्ट नहीं भी हूँ तो क्या करूँ? कविता तो अब छूट ही गई है। कहानी लिखती हूँ तो लौट आती है, फिर मन नहीं होता। लौटने दो, फिक्र मत करो, लिखना जारी रखो। वाकई वो मेरा बड़ा दुखद दौर था। मेरी कहानियाँ लौट आती थी। शर्म के मारे आत्महत्या करने का मन हो आता था, पर हर बार ये मेरा उत्साह बढ़ाए रखते। कहते, चिंता मत करो, लिखना बंद मत करो।
कहानियाँ लौटती है तो लौटने दो। एक पुस्तक के लायक सामग्री हो जाएगी तो मैं अपने खर्चे से छपवा दूंगा। नाम होगा वापसी। सौभाग्य से ऐसा अवसर नहीं आया। 1969 में मुझे एक बाल कहानी पर पुरस्कार मिला। फिर कई कहानियाँ बच्चों के लिए लिख डाली। 1971 में धर्मयुग में पहली कहानी छपी, टूटने से जुड़ने तक। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। छपने से पहले कोई कहानी पढ़े ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मेरी इस इच्छा का उन्होंने हमेशा सम्मान किया। मैं तो कहानी लिखकर अलग हो जाती थी। उन्हें कागज़ों को क्रमवार लगाना, स्टेपल करना, लंबी कहानी हो तो प्रतिच्छेद बनाकर अलग अलग करना, लिफाफे में पैक करना, सुंदर अक्षरों में पता लिखना, ये सब उन्हीं के काम थे। पर कहानी वे छपने के बाद ही पढ़ते थे। पढ़कर अपनी ईमानदार राय भी देते थे। बहुत बोझिल हुई तो अपनी असमर्थता व्यक्त भी करते थे। मेरा हर संकलन उनकी मेहनत का प्रतिफल है। खुद सामने बैठकर टाइप करवाते थे। अब तो फोटोकॉपी होने लगी है। दुकान में बैठकर बताते थे कि कौन सा हिस्सा छोड़ना है, शेष किस पृष्ठ पर है आदि। उन कहानियों की सूची विवरण सहित बनाते, फिर अच्छे से पार्सल बनाकर पोस्ट करते थे। मेरे सामने अनुबंध पत्र वे ही संभाल कर रखते थे। मेरे पुस्तकों का सेट उन्होंने दर्जनों बार बनाया होगा, पर हर बार किसी के आग्रह पर मैं पिघल जाती और एकाध पुस्तक निकाल लेती। इस बात पर इतनी लड़ाई होती। मेरी कुछ पुस्तकें पाठकों की भेंट चढ़ गई है, वे वापस ही नहीं आई हैं। मेरी पुस्तकों के लिए उन्होंने अलमारियां बनवाई, मेरे लिखने के लिए सुंदर मेज़ बनवाई। मेरे हर सम्मान में वे सम्मिलित हुए। वे सारे फोटो उन्होंने एल्बम में सजा रखे हैं। आजकल तो पत्र लिखने का रिवाज ही समाप्त हो गया है, पर एक ज़माना था, पाठकों के बहुत पत्र आते थे। हम लोग सम्मिलित रूप से उन पत्रों का आनंद लेते थे। उन्होंने कभी ईर्ष्या का प्रदर्शन नहीं किया। उत्सव धर्मी व्यक्ति थे। बच्चों के मुंडन, उपनयन, सगाई, शादी, अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ सभी उन्होंने धूमधाम से मनाए। बच्चे हमेशा कहते थे, बाबा हमेशा बड़े बजट की फिल्में बनाते हैं। मेरी पहली पुस्तक पाषाण युग 1977 में छपी। इंदौर में जोरदार विमोचन समारोह हुआ। 1978 में मेरी दूसरी पुस्तक मध्यांतर का छतरपुर में जोरदार प्रकाशन समारोह हुआ। इन दोनों आयोजनों में जितना खर्चा हुआ उतनी तो रॉयल्टी भी मुझे नहीं मिली। उनका बस चलता तो मेरी हर पुस्तक का जश्न करते। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका जा सका था। एक बार एक कविता संग्रह के विमोचन समारोह में जाना हुआ। कवयित्री सीधी साधी गृहिणी थी। उनकी पहली ही पुस्तक थी। घर परिवार के उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर उन्होंने लिखना शुरू किया और एक पुस्तक छप गई। पति रसूख वाले व्यक्ति थे। प्रकाशन समारोह में विद्वान वक्ता उपस्थित हुए, बहुत अच्छे वक्तव्य दिए। घर लौटकर मैं बहुत उदास थी। मेरे इतने अच्छे गीत कैसे अनादृत पड़े हैं। उनका कर्ज है मुझ पर। उन्होंने ही मुझे साहित्य जगत में प्रवेश दिलाया और आज मैं उन्हीं को भुलाए बैठी हूँ। इन्होंने मेरी उदासी को समझा। बोले, पांडुलिपि तैयार करो, मैं तुम्हारा काव्य संकलन अपने खर्चे से छपवाऊंगा, शानदार समारोह करूंगा, तुम चिंता मत करो। पांडुलिपि तैयार करने में मुझे 6 महीने लग गए। बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। पति और पुत्रों ने मिलकर सारा आयोजन संपन्न कर डाला। अपनी गंभीर बीमारी के बावजूद ये प्रकाशक के चक्कर काटते रहे। खर्च की सुविधा के लिए बड़े बेटे ने फौरन 10,000 का ड्राफ्ट भेज दिया। बाकी का भार छोटे ने उठा लिया। उसके जिम्मे तो और भी बहुत से काम थे। खूबसूरत कार्ड छपवाए गए। मेरे कतिपय गीतों को स्वरबद्ध किया गया। ये सारी व्यवस्था छोटे ने की। वही मुझे लेकर आचार्यवर डॉक्टर सुमन जी के यहाँ गया। उनसे स्वीकृति मिलने के बाद सारी कार्यवाही उन्हीं के निर्देशन में हुई। हम कोई 25 लोग उज्जैन पहुँचे। मेरे सारे परिजन भी उस शाम वहाँ थे। बड़ा बेटा सपरिवार मुंबई से आ गया था। 8 मई को कालिदास अकादमी के भव्य सभागृह में मेरे एकमात्र गीत संग्रह का विमोचन श्रद्धेय सुमन जी ने किया। उनका भाषण सुनकर हम सब गदगद थे। अपनी बीमारी और पैरों के कष्ट के बावजूद ये उज्जैन आए। हॉल में बैठे रहे, पर स्टेज पर जाने से मना कर दिया। वो हमारे विवाह का 40वां वर्ष था। विवाह की वर्षगांठ का ये सबसे खूबसूरत उपहार था। उस दिन कई कलाकारों ने मेरे गीत गाए।
मैंने भी अपना एक गीत प्रस्तुत किया। प्रिय, हमारी ज़िंदगी के आखिरी त्योहार हो तुम। तब क्या पता था कि ये सचमुच आखिरी त्योहार होगा। नितांत सामाजिक प्राणी थे। मैं 8 घंटे की यात्रा भी बिना बोले कर लेती हूँ। वे 8 मिनट भी चुप नहीं रह सकते। जहाँ बैठते मजमा जोड़ लेते थे। जंगल में भी मंगल मना लेते थे। सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि थी। मैं अगर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती तो बहुत खुश होते। पर मैं नितांत घरेलू जीव हूँ। मैंने उनसे कह रखा था कि आप 25 आदमी घर पर खाने के लिए ले आइए, मैं खुशी से बनाकर खिला दूंगी, पर मुझसे बाहर चलने के लिए मत कहिए। उन्होंने भी कभी इसरार नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद बोले, तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए हैं, दोनों की शादियां हो गई है, अब मुझे कुछ अपनी मर्जी का काम करने दो। मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। उन्होंने अपने को शारदा विहार के काम में झोंक दिया। शून्य में से वहां एक विशाल सृष्टि का निर्माण किया। उन 10 सालों में उनके 5 ऑपरेशन हुए, 2 फ्रैक्चर्स हुए, पर वे काम करते रहे। अंतिम बीमारी एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट से ज़रूर वे निराश और हताश हो गए। अपनी आसन्न मृत्यु का उन्हें आभास हो गया था। उन्होंने मुझे बैंक ले जाना शुरू कर दिया, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं समझाई। 2 साल पहले ही वे अपना मृत्यु पत्र लिख गए थे। शायद जानते होंगे कि अंतिम समय में वे न ठीक से बोल पाएंगे न लिख पाएंगे। 1999 में मुझे भवभूति अलंकरण प्रदान किया गया। उन दिनों उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी, पर किसी को पता नहीं लगने दिया। चुपचाप डॉक्टर को दिखाते रहे। एक दिन बेटे की नज़र प्रिस्क्रिप्शन पर पड़ी। घर में जमकर झगड़ा हुआ। बोले, घर में इतने उत्साह और आनंद का वातावरण था, मैं उसे नष्ट नहीं करना चाहता था। बीमारी तो अब मेरा स्थायी भाव बन गई है, लेकिन ऐसे मौके रोज़ थोड़े ही आते हैं। परिवार से उन्हें बहुत लगाव था। शादी के बाद बोले थे, तुमसे बस 2 ही वचन चाहता हूँ। एक तो ये कि मेरी माँ ने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब उनका ये अंतिम समय सुख से बीते। दूसरे ये कि इस परिवार को टूटने मत देना। मैंने अपनी भर कोशिश की। माताजी अंतिम समय तक मेरे पास रही। परिवार में भी सबसे सौहार्द बना रहा। उन दिनों वेतन बहुत हास्यास्पद था। मैं हमेशा सपना देखा करती कि पति का वेतन 1000 रुपया महीना हो जाएगा तो कैसा लगेगा। महंगाई की ऐसी कृपा रही कि वेतन कब उस आंकड़े को पार कर गया पता ही नहीं चला। खैर, वेतन कम था, पर घर में गाड़ी थी, नौकर चाकर थे। कहते, ये सरकारी वैभव है, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, इसमें अपना क्या है? इस पर सबका हक है, सबको इसका सुख लेने दो। इसलिए घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता। उनमें कोई भेदभाव नहीं था। दोनों पक्षों के लोग मेरे घर में समान आदर और प्रेम पाते थे। जोशी परिवार में तो वे सबके चहेते थे ही। मेरे पीहर दीघे परिवार में भी वे सबके लाडले दामाद और जीजाजी थे। नौकरी करना मेरी फितरत में नहीं था। उन्होंने कभी बाध्य भी नहीं किया। उसके चलते हम कभी संपन्न नहीं हो पाए। ईमानदार किस्म के इंजीनियर थे। ऊपरी कमाई से परहेज था। हमारी शादी 59 में हुई थी। पहली बनारसी साड़ी मैंने 71 में पहनी। गैस चूल्हा 71 में, प्रेशर कुकर 73 में, टीवी 83 में और फ्रिज 84 में खरीदा। रिटायरमेंट के समय हमारे पास अपना मकान नहीं था। भला हो शासन का, जिसने एक F टाइप क्वार्टर बतौर लेखक मुझे दे दिया था। उन दिनों वे हर एक से कहते, इतने दिनों तक ये मेरे घर में रहती थी, अब मैं इसके घर में रहता हूँ। हर हाल में खुश रहना ही जीवन का मूल मंत्र था। उनका जीवन दर्शन इन 3 दोहों में सिमट सकता था। इनमें से पहला तो वे अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिखते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तथा परिचितों में शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।